अगर आप यंगस्टर हो और बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों पर घर खरीदने का आपका सपना है तो मैं आपको बता दूं, आपका वो सपना ही रह जाएगा। 20s में आप घर नहीं खरीदना, रेंटिंग ही बेटर है। पिछले कुछ सालों में हमने घर के प्राइस को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा। छोटे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स पुरानी थी, बट रेट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे से इज वाइब बैंड्रा वेस्ट। लेकिन ऐसा भारत के अंदर हो क्यों रहा है? गुरुग्राम में कल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। अगर हम सच्चाई की बात करें ना तो 7 लाख से भी ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हुए हैं जिसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप दिल्ली, नोएडा जैसी जगहों पर फ्लैट्स के प्राइस को देखोगे तो वो आसमान को छू रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि हमारी सरकार और बड़े बड़े बिल्डर हमको कैसे ठगने का काम जोर शोर से कर रहे हैं और जो सच्चाई है वो हमसे छुपाई जा रही है। In India, buying a house is a big deal. Getting a home just got even more costlier. Residential prices have surged as much as 45% in the last 5 years. एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 crores ओनली। मैडम ने ओनली कोई जगह नहीं लगाने की। देखिए, जब हम बचपन में स्कूल पढ़ा करते थे तो हमको 3 चीजें सबसे पहले सिखाई जाती थी। पहली रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। एक इंसान को जीने के लिए ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब देखिए, जब हम स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उससे बाहर निकलने के बाद काम पर लग जाते हैं और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सिर्फ कुछ सालों तक काम करते रहते हैं। और कुछ सालों तक ऐसे ही काम करने के बाद जब हम पे पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हम फिर मकान को खरीदने के बारे में सोचते हैं। Buying a home is everyone's dream, but what if that dream just becomes more and more unaffordable each passing day? लेकिन जैसे ही हम घर खरीदने के लिए किसी डीलर के पास जाते हैं तो उसका जो प्राइस है वो सुनकर हमारे जो सपने हैं वो चूर चूर होते हुए नजर आते हैं। If you don't buy a house during the time when you're earning or living, then when you grow old, you don't have a house, you may not be able to get a rented house for the kind of style that you have lived in all your life. Even if you are paid good rent, you may not at that point of time be able to. अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, यानी कि कोविड आने से पहले की बात करें, तो उस टाइम पर जो यंगस्टर है जो कि काम कर रहे हैं वो सिर्फ घर को रेंटेड करने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन कोविड के बाद यही यंगस्टर आज के टाइम पर फ्लैट को खरीदने की सोच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या कोविड के बाद से कि जो फ्लैट्स और घर के प्राइस है वो अचानक से इतनी तेजी से बढ़ने लगे। इसमें से जो सबसे पहला रीजन है वो है ब्लैक मनी। अब देखिए, ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लैक मनी छिपा रहता है। जब कभी हम या आप किसी मकान को या फिर किसी फ्लैट को या फिर किसी घर को खरीदने के लिए जाता है तो डीलर हमें 2 प्राइस को बताता है। एक प्राइस होता है कि फ्लैट के पूरे प्राइस को, जिसमें कि GST और स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड होती है, उसको दे देने के बाद फ्लैट को खरीद लेना। अगर हमें फ्लैट लेना है, पूरा का पूरा पैसा देने के बाद फ्लैट को लेना है, यानी कि जिसमें हम टैक्स भी पे करेंगे और जो फ्लैट होगा हमारा पूरा का पूरा लीगल होगा। लेकिन इस प्रोसेस में लाखों रुपए का खर्चा आता है। अब हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते। अब मान के चलो कि आप किसी फ्लैट को खरीदने के लिए जाते हो जिसका प्राइस 1 करोड़ रुपए है और उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी जो कि 10 से 12% की होगी। साथ ही उसमें GST भी लगेगा, वो भी 10 से 12% का हो। तो अगर हम इस टैक्सेस को कैलकुलेट करें तो 30 लाख रुपए तो हमारा सिर्फ टैक्स ही जाने वाला है 1 करोड़ के ऊपर। लेकिन आजकल रियल एस्टेट के बिजनेस में एक और ट्रेंड चला आ रहा है, वो है सर्कल रेट। जब हम किसी फ्लैट को बाय करने जाएंगे तो हमें एक रेट बताया जाएगा जिसमें कि स्टैम्प ड्यूटी, GST भी इंक्लूडेड होगी। वहीं हमको एक सर्कल रेट भी बताया जाएगा जो उस फ्लैट का मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा, जिसमें हम GST और स्टैम्प ड्यूटी को भी पे कर रहे होंगे। आज के दिन मैक्सिमम फ्लैट या फिर हम यूँ कहें कि घर इसी सर्कल रेट पे बिके जा रहे हैं। सर्किल रेट और मार्केट का जो फेयर प्राइस है दोनों में बहुत मिसमैच है। उस मिसमैच की वजह से डेवलपर्स के पास एक स्कोप आ जाता है कि वो ब्लैक मनी एडजस्ट करने लगते। अब आप फिर सोचोगे कि ये सर्कल रेट होता क्या है, तो चलिए इसे हम फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीदने गए, उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट बताया जाएगा आपको लगभग 30 लाख रुपए। उस 30 लाख रुपए को एक बारी के अंदर सारा का सारा हमको डीलर को देना होगा। अब उसी 30 लाख रुपए में हमको स्टैम्प ड्यूटी और GST भी पे करना होगा। अब आप सोचेंगे कि जहाँ पर हमें 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं वहाँ पर भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है। जहाँ पर हमको 30 लाख रुपए देने हैं, यानी कि जो सर्कल रेट है वो देना है, उसमें भी हमको टैक्स पड़ रहा है। तो इसमें हमारा फायदा क्या है? जहाँ हमें 1 करोड़ में सिर्फ 30 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा था,
वहीं अब हमें 30 लाख रुपए में सिर्फ 9 लाख रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे में देखो हमारे सीधा 21 लाख रुपए बच रहे हैं। बाकी के जो 17 लाख रुपए बचे वो हम एज अ ब्लैक मनी डीलर को दे रहे होंगे, जो कि हमको पता भी नहीं है, क्योंकि उसका जो टैक्स है वो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 30 लाख रुपए में टैक्स दे चुके हैं। यानी कि जो फ्लैट हमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का पड़ रहा था, वही फ्लैट अब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का पड़ रहा है। इसी तरह से पूरा का पूरा बिजनेस ब्लैक मनी से भरा हुआ होता है। आज के दिन अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर यूं कहे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने कई सारे फ्लैट को खरीदा हुआ होता है। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सर्कल रेट में सारे के सारे फ्लैट को खरीद लेते हैं और बाकी का जो बचा है जो एज अ ब्लैक मनी वो डीलर को देंगे, वो धीरे धीरे उसको देते रहते हैं। ऐसे में उनका फ्लैट भी हो जाता है, साथ ही रियल एस्टेट के बिजनेस में उनका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में फ्लैट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात भी करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज फ्लैट के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, वो है FSI। अब FSI के बारे में जानने से पहले आप इन फोटो को देखिए। ये है सिंगापुर, ये है न्यूयॉर्क और ये है हांगकांग। आपको इन सारी चीजों में कॉमन क्या दिखाई दे रही है? वो है स्काई स्केपर्स। इन सारी कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया गया है जो कि आसमान को चीरते हुए हमको देखते हैं। लेकिन अब आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज है मुंबई की। मुंबई के अंदर आपको गिने चुने ही स्काई स्केपर देखने को मिलेंगे, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो FSI है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। FSI का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मानो भारत का जो FSI है वो 1.33 का है। अगर आप भारत के किसी भी कोने में 1000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदते हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस बनाने की ही परमिशन मिलेगी। अब उस फ्लोर को आप 1 मंजिल में बनाओ या फिर 2 मंजिल में बनाओ, लेकिन आपको बनाना सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट ही है। भारत की कुछ ही मेजर सिटीज में FSI 2 या 3 से ज्यादा है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसी चीज को बाहर की कंट्री से कंपेयर करते हो तो वहाँ का FSI 25 तक भी पहुंच जाता है। यानी अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो आप उसको 25 गुना यानी कि 25,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा फ्लोर स्पेस बना सकते हो। इसी वजह से वहाँ के जो स्काई स्केपर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। सबसे बड़ी बात है जो FSI है वो कंट्री की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। अब आप सोचोगे कि भारत में FSI बढ़ा क्यों नहीं देते हो, तो ऐसे में जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कुछ रीजन देती है जिसकी वजह से वो FSI को बढ़ा नहीं रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि अगर हम FSI को बढ़ा देंगे तो सिटी के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएगी, जिससे कि फ्लैट के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे, और उसके बाद जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहर की तरफ आने लगेंगे, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और गांव के अंदर पलायन बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसे में अचानक से शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाना ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप आज के टाइम पे दिल्ली या फिर मुंबई को ही देख लो तो वहाँ पे जो लिविंग स्पेस है वो बहुत ही कम है। वहाँ के जो कमरे होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बनाए जाते हैं। अगर हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स की बात करें तो अमेरिका की जेल के अंदर ये रूल है कि एक इंसान के लिए 25 स्क्वायर फीट जमीन तो होनी ही चाहिए। वहीं भारत के मुंबई के अंदर सिर्फ 48 स्क्वायर फीट ही जमीन मौजूद है, तो फिर ये किसी भी जगह के लिए एक डिसएडवांटेज होती है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो उसको कंट्रोल कर रही है एक तरीके से। अब इसको हम एक बायर की नजरिया से देखते हैं। अगर बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी बड़ी इमारतें बनने लग जाएगी तो वहाँ पे जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक घट जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इस पे करप्शन जरूर कर रही है। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही होती है वो बड़े बड़े बिल्डर ही बना पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको जगह जगह पर करप्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो खुशी खुशी ले भी लेती है क्योंकि वो उन पैसों का यूज अपने कैंपेन के लिए करते हैं। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट को जमीन खरीदकर जो भी टैक्स आता है वो एक मिडिल क्लास की जेब से जाता है, और उसी पैसों से वो गरीबों के लिए घर बनाते हैं और फिर कहते हैं कि ये सरकार बना रही है। जबकि होता क्या है कि वो मिडिल क्लास जो टैक्स पे करता है वो उसके पैसों से बनवा रही होती है और क्रेडिट अपनी सरकार का ले लेती है। बाकी अमीर लोग क्या करते हैं कि वो फ्लैट को सर्कल रेट में ले लेते हैं, बाकी के जो बचा ब्लैक मनी है वो उसे एज अ इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से फ्लैट की जो प्राइस है वो आसमान को छू रहे हैं वो है हाई डिमांड। जैसे हमने पहले भी बात करी है कि कोविड से पहले
फ्लैट की जो प्राइस थे वो कम हुआ करते थे और कोविड के बाद से फ्लैट के प्राइस अचानक से बढ़ने लगे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हम कोविड से पहले देखते हैं कि जो लोग पहले गांव से शहर में जाते थे वो रेंट पर रहा करते थे। जैसे ही कोविड इंडिया में आता है वैसे ही कई सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम दे देती है। जैसे ही लोग घर में काम करने लगे तो उन्हें एक वर्क स्पेस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे फ्लैट को खरीदना शुरू कर दिया। जब कोविड के खत्म होने के बाद उन्हें गांव से शहर जाना पड़ा, तब उनके पास जो 2-3 साल का लॉकडाउन लगा हुआ था उसके पैसे उनके पास बचे हुए थे, वो उससे फ्लैट को खरीद लेते। ऐसे ही कई सारे लोगों ने फ्लैट खरीदने लगे और फ्लैट की जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, साथ ही जो प्राइस है वो भी बढ़ता ही चला गया। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है करप्शन। जैसे कि हम ब्रोकर को ही देख लेते हैं। जब कभी हम किसी फ्लैट को लेने जाएंगे तो ब्रोकर हमको क्या कहता है कि यही सिर्फ फ्लैट बचा हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर और आपको यही फ्लैट लेना पड़ेगा 2,80,00,000 रुपए में। अब हम यही सोचेंगे कहीं ये फ्लैट हमारे हाथ से निकलना चाहे और हड़बड़ाहट में हम क्या करेंगे, हम उस फ्लैट को खरीद लेंगे, जिसकी वजह से ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते। वैसे हम इसी चीज़ को कहते हैं आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट करना। चाहे वो पूरी बिल्डिंग खाली हो, उसमें सिर्फ एक ही फ्लैट बिका हो, वो भी आप लेने वाले हो, लेकिन हमें यही दिखाया जाएगा कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में सारे फ्लैट बिक चुके हैं, सिर्फ यही फ्लैट बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो फ्लैट तो बिक जाता है लेकिन बाकी के जो फ्लैट है वो खाली ही रह जाते हैं। इसी वजह से आज भारत के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा फ्लैट खाली है और अपार्टमेंट खाली है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इसी आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से फ्लैट की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। डिमांड ज्यादा नहीं है लेकिन आर्टिफिशियली तरीके से डिमांड को ज्यादा दिखाया जाता है ताकि हम हाई प्राइस में उस फ्लैट को या फिर उस अपार्टमेंट को खरीद लें। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग निराश हो गए होंगे कि हम तो कभी फ्लैट खरीद ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो सारे सपने वो सच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका है जो कि रिस्क टेकिंग है। आपको क्या करना होगा कि 2 सिटी जो बड़ी बड़ी सिटी होगी उनके बीच में ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर गांव मौजूद होगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जमीन खरीद लेनी है और आने वाले टाइम पे जो सिटी है वो एक्सपेंड होती जाएगी और आपका जो एरिया है वो भी सिटी बन जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपने तो कम रुपए में उस जमीन को खरीदा था और आने वाले टाइम पे वहाँ पे सिटी आ गई, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब आप चाहो तो बेच सकते हो या फिर ऑटोमेटिक आप तो सिटी में आ ही चुके हो, लेकिन हाँ इसमें जो लगने वाला टाइम है वो काफी ज्यादा हो सकता है कि सिटी आपके टाइम पर ना आ पाए, लेकिन आपके बच्चे या फिर आपके पोते के टाइम पे वहाँ पे सिटी आ ही जाएगी। लेकिन इस चीज में रिस्क और टाइम काफी ज्यादा लगने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से आज इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है ना, कई गाँव में जाकर कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, उन फैक्ट्री के लगने की वजह से भी वहाँ की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो और आपको फ्लैट खरीदना ही है, तो आप पहले तो उसकी पूरी रिसर्च करें कि कितने फ्लैट यहाँ के बिके हुए हैं और उसके बाद आप उससे बार्गेनिंग करें, उसके बाद ही आप उसको खरीदें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो देख के समझ आ गया होगा कैसे हमारी सरकार और बिल्डर हम सबका बेवकूफ़ बना रहे हैं एक आर्टिफिशियल डिमांड के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।